हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स के बारे में फिजिक्स में। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में फोर्स और उसकी सारी टर्मिनोलॉजी, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक वो सब मैंने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 3 में मैंने डिस्कस किया था मोमेंटम के फोर्स के बारे में डिफरेंस और उनका जो डेरिवेशन था कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो उसका जो डेरिवेशन है मैंने कहा था कि वो जीटीयू में इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डेरिवेशन किया था फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब अगर आपके जीटीयू एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डिराइव द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ से करना है। अगर आपका जो डेरिवेशन है वो ऐसा पूछा जाए न्यूटन थर्ड लॉ, तो इससे करना है। कुछ भी नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगे है वो। मेरी राय है कि जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो न्यूटन सेकंड लॉ से आप डिराइव करें, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में हमें क्या करना है, जो आपका स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले तो स्टेटमेंट क्या था वो हम समझ ले फिर से, कि जब आपके ऑब्जेक्ट पे क्या हो, जब आपके ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है वो कैसा लगेगा, जीरो। मैं पहले स्टेटमेंट रिपीट करवा देता हूँ कि जब आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, जीरो, ठीक है, तब उसका जो लीनियर मोमेंटम है, क्या बोलेगा, लीनियर मोमेंटम, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा कुछ हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन यानी बचाना, वो हमने ऑलरेडी क्या है देख लिया है। अब यही डेरिवेशन हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ। तो भाई इतना अच्छा करवाया था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। अब यहाँ क्या है आपके, अब देखो ध्यान से इस थर्ड लॉ में क्या करना है। पहले तो न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। अब पहले उसका स्टेटमेंट पे आओ। उनका स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट भी यहाँ बता देता हूँ। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है भाई, एक्शन एंड रिएक्शन कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। हमें स्टेटमेंट नहीं न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लिखना है, पर क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वो आपको लिखना है, ठीक है। अब लिखना नहीं है, समझना है, सॉरी। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ए है। अब देखो इधर मैंने यहाँ दो गोले हैं, ठीक है। अब यहाँ समझ लेना ये क्या चीज है, ठीक है। अब यहाँ ए है और आपका ये बी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी u1 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, u1 है, और यहाँ क्या है, इसका मास m1 है। यहाँ आपकी इनिशियल u2 है, मतलब b की इनिशियल वेलोसिटी u2 है और उसका मास m2 है। कब, बिफोर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन क्या है भाई, बिफोर द कोलिजन ये कंडीशन है। कोलिजन यानी अठडामन, याद रखना गुजराती में शू कहेवाय, अठडामन पहला। बाकीना वर्ष तो सेम ज आवशे। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है ये थियरी पहला गुजराती में बोलूँ छूँ। आकृति में बताव्या प्रमाणे ए और बी शू है, पदार्थ है अथवा तो गोरा है, ये पण लखी लेवाय। जेनी शुरुआतनी गति u1 है અને અંતિમ ગતિ શું છે, हाँ बराबर है। बे पदार्थ है ए और बी, જેની શરૂઆતની ગતિ u1 અને માસ m1 છે, અને ગતિ u2 અને m2 છે। as shown into the figure, there are the two objects a and b which have the initial velocity u1 and u2 and masses are m1 and m2 are respectively। इतना मुझे लिखना है और दो फिगर करनी है। अब धीरे धीरे अब जो पिक्चर में आता है वो इम्पोर्टेंट है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, u1 ज्यादा है u2 करता। क्या हो रहा है भाई, u1 क्या है, ज्यादा है u2 करता। तो क्या होगा, इमेजिन कर सकते हो, ए भी वेलोसिटी से जा रहा है, ए भी वेलोसिटी से जा रहा है, बट ए की वेलोसिटी कैसी है भाई, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो यहाँ क्या करेगा, वो कोलिजन करेगा। क्या करेगा, कोलिजन करेगा। तो यहाँ दूसरी, ये आपकी फर्स्ट फिगर और दूसरी फिगर क्या होती है, ए आपका बी, ए आपका ए, यानी एक साथ क्या होंगे, वो अठडामन करेंगे। क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। आफ्टर द कोलिजन,
आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, तब आपकी फिगर क्या बनेगी, मतलब कोलिजन करेंगे तो यहाँ एक फोर्स हो जाएगा F ऑफ ए बी और यहाँ एक फोर्स हो जाएगा F ऑफ बी ए। मैंने बोला ना एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आपका होगा। अब चीज या ये है, यहाँ जो फोर्स लगेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, F ए बी, और यहाँ जब बी पे लगता है तो F बी ए हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया, ये मैंने क्या बता दिया बेसिक। अब क्या होता है पिक्चर में, ए के बारे में बी के बारे में, अब हम पहले ड्रॉ कर लो सही से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लो क्या क्या है और मैंने जो बोला वो लिख लो, पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो तो आपने ये लिख लिया होगा और अब आगे जाते हैं उनके डेरिवेशन पे कैसे होता है। याद रखना बिफोर द कोलिजन ये कंडीशन है और आफ्टर द इंसिडेंट ये कंडीशन है, हमको दोनों कंडीशन के बारे में लिखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो फटाफट यहाँ देखो आगे क्या है, ये रफ कर देता हूँ ताकि पूरा डेरिवेशन एक ही में आ जाए, आप अच्छे से लिख पाओगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो मैं पहले ए के बारे में लिख रहा हूँ, यानी जो इम्पल्स, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इम्पल्स, और गुजराती में कहवाय आघात, શું કહેવાય आघात। ठीक है, अब एक चीज होती है कि जब आपका F फोर्स ऑफ ए के बारे में बोल रहा हूँ अभी, तो उसमें क्या होगा भाई, F ए ऑफ बी, यानी बी पे किसका फोर्स लगेगा। मैंने बोला ना कि इधर आपका दो बॉल था ए और बी, ये आप ए यहीं पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यानी बी पे कौन लगा रहा है, ए पे, इस पे कंसंट्रेट करना, बी पे ए लगा रहा है, तो क्या होगा भाई, देखो भाई आपका जो ए का F यानी एम ए हम जानते हैं, बट हमें क्या लिखना है, अब यहाँ दो चीज होती है M1 एंड M2। तो आप क्या करोगे, मैं ए के बारे में लिख रहा हूँ, किसके बारे में, ए के बारे में, तो ए के बारे में M1 और एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ होगा आपका M1v1 माइनस M1u1। ठीक है, अब यहाँ से M1 कॉमन कर लो। ठीक है, v1 माइनस u1, और ये सब हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू M1v1 माइनस M1u1 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 3, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, M1v1 माइनस M1u1। अब यही चीज हमें B के लिए फाइंड करनी है, सेम टू सेम इम्पल्स, और यहाँ क्या होगा भाई, देखो FB ऑफ A, क्या होगा भाई, FB ऑफ A, यहाँ क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा M2v2 माइनस M2u2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, क्या होगा भाई, M2v2 माइनस M2u2 अपॉन डेल्टा T। इसको इक्वेशन 1 दे दो और इक्वेशन 2 दे दो। समझ में आया, हमारा फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास के जगह मैंने M1 रखा क्योंकि उसका मास क्या है, M1 है, और एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने इसीलिए मैंने टाइम यहाँ कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका M1v1 माइनस M1u1 अपॉन डेल्टा टी, ये आपका हो गया FAB और FBA। अब मैंने पहले समझाया था यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अब ध्यान से सुनो यहाँ, ध्यान से सुनो आप, यहाँ ए जितना फोर्स बी पे लगाएगा उतना बी फोर्स ए पर लगाएगा। यहाँ ध्यान दो भाई, जितना ए ऑब्जेक्ट बी पे लगा रहा है उतना ही बी ऑब्जेक्ट ए पे लगा रहा है, बट कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये लिख लिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं आगे जाता हूँ, मुझे रफ करना ही पड़ेगा। देखो भाई ये मैं रफ नहीं कर देता हूँ और हाँ खाली इक्वेशन 1 एंड 2 लिखता हूँ। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, तो न्यूटन ना तीजा नियम मुजब, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है भाई,
एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ऑफ ए। जितना ए को बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा, बट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अब ए वैल्यू में यहाँ पुट कर देता हूँ, यानी ए चीज में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यानी एफ तो यहाँ आपने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ में लिख सकता हूँ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब ये वैल्यू में यहाँ पुट करता हूँ, तो देखो भाई m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू, के माइनस में वैसा का वैसा रखता हूँ, अभी सिंप्लीफिकेशन बाद में लूंगा, सिंप्लीफिकेशन में लोग मिस्टेक करते हैं इसीलिए माइनस है। और यहाँ मैं कर देता हूँ, देखो भाई m1v1, ओके, यहाँ कर देता हूँ m2v2 माइनस m2u2 अपॉन डेल्टा टी, यानी मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना, देखो भाई डेल्टा टी कट हो गया, दोनों तरफ सेम है, तो आपका डेल्टा टी सेम हो गया, मिला क्या। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में बुक में डायरेक्ट लिखा है, तो m1v1 माइनस m1u1, m1v1 माइनस m1u1, तो यहाँ क्या होगा भाई m1u1, ठीक है। आगे उसका चलो, तो m1v1 माइनस m1u1 मतलब मैंने यही लिखा है। अब देखो ध्यान से, माइनस यहाँ है और आपको पता होगा माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो आपकी निशानी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ होगा माइनस m2v2 माइनस m2u2, होगा ऐसा, सॉरी माइनस जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ए वाला है ए इधर ले लो, यानी जो माइनस है, और प्लस वाला इधर ले लो, यानी जो फाइनल वेलोसिटी वाला एक साइड ले लो और इनिशियल वेलोसिटी वाला एक साइड, यानी m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। और ए वाला इधर, यानी m2u2 प्लस m1u1। अब यहाँ गलती क्या करते हैं पता है, m1 लिख देते हैं और m2 लिख देते हो गलती से जल्दी में, तो एक चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो मिला का, अब फाइनल वेलोसिटी वाला एक साइड, यानी ये क्या हुआ, देखो भाई mv यानी क्या है, मोमेंटम, mv यानी क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ हुआ आपका, देखो भाई P1 P2 प्लस P2, और यहाँ क्या हुआ, ये भी आपका वेलोसिटी है, यानी ये हुआ P1 प्लस P2, यानी ये आपका बिफोर द कोलिजन और ये आपका आफ्टर द कोलिजन है। तो आप लास्ट में लाइन क्या लिखोगे, टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर ये क्या है, बिफोर द कोलिजन, v1 v2 यानी क्या है, बिफोर द कोलिजन। और यहाँ क्या है, सेम टू सेम लिखना है, टोटल लीनियर मोमेंटम, बट क्या लिखना है, आफ्टर द कोलिजन। पूरा आप लिख देना, यहाँ जगह नहीं बची है इसीलिए मैं इतना छोटा सा लिख रहा हूँ। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और लास्ट सेंटेंस मतलब इसके नीचे क्या लिखोगे, सो वी कैन से दैट, यही आपने कही सकते कि सो वी कैन से दैट, यही आपने कही सकते कि लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, यानी बिफोर द कोलिजन उनका एडिशन और आफ्टर द कोलिजन यहाँ 1 आएगा। बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों का लीनियर मोमेंटम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, अचर रहे छे। तो ये आपका हुआ पूरा मोमेंटम का टॉपिक ओवर, ठीक है, समझ में आया। पूरा ध्यान से, एक खाली देखने से नहीं होगा भाई, उसको 2-3 बार लिखो, एक बार में तो समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। थोड़ा लंबा है और इसीलिए 7 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो लिख के करो, वीडियो 2-3 बार लिखो,
और वीडियो 2-3 बार आप देखो तो आपको ये पता चलेगा। एक बार देखने से, एक बार लिखने से, क्योंकि ये टॉपिक है स्टैंडर्ड 11 का, ठीक है। स्टैंडर्ड 11 का 6th चैप्टर में ये टॉपिक आता है, 6th चैप्टर में। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखो और लिखो उसके साथ अपनी कॉपी में और समझो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स में। तो आई होप आपको इतना आपको पसंद आया होगा, समझा जाया होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप आगे अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाओ जिनको समझ में फिजिक्स नहीं आता है, व्हाट इज फोर्स, और मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ इंस्पायरेशन मिले, प्रोत्साहन मिले और आपके फ्रेंड सर्कल में ये सब पहुंचाओ, क्योंकि डिप्लोमा की एग्जाम अब नजदीकी है। तो हर बार की तरह आप ऐसा काम, हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूँगा, आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।